नमस्कार। आज कक्षा 7 पाठ 9 पुरस्कार का शीर्षक का पुरस्कार। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। पहले देख लीजिए कवि परिचय में, लेखक परिचय में कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सन 1889 में हुआ। कब हुआ था? 1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं, यानी ये छायावादी कवि हैं। तो प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद साहू के यहाँ विद्वानों, कलाकारों आदि का बड़ा सम्मान होता था। अर्थात इनके पिता देवी प्रसाद साहू विद्वानों और कलाकारों को बड़ा आदर करते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, अर्थात इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। तब इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू का अध्ययन किया। यानी घर पर रहकर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। बाद में वे काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए। कहाँ गए? काशी आजकल का नाम है उसका बनारस। तो काशी के क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए। पिता, माता और बड़े भाई के निधन के कारण किशोरावस्था में ही प्रसाद जी को परिवार का उत्तरदायित्व संभाला। यानी माता, पिता और बड़े भाई के निधन के कारण अब यही परिवार के मुखिया थे। इस कारण इन्हें किशोरावस्था में ही परिवार का दायित्व संभाला। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, कंकाल, तितली, इरावती, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि ये रचनाएं हैं। सन 1937 में प्रसाद जी का निधन हुआ। तो इन्होंने बहुत सी कहानियाँ, नाटक आदि लिखे हैं और इसी कारण ये हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध है। अब देख लीजिए इनका ये नाटक है पुरस्कार। अब इस पाठ के बारे में देश के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की चाह, देश प्रेम है। अर्थात जो देश के साथ अपना संबंध बनाए रखता है कि हमारे देश के साथ कुछ हो जाए उसके लिए मैं ये करूँगा, प्राणों को भी निछावर कर दूंगा, ये देश प्रेम की भावना है। देश प्रेम के अनेक रूप हैं। देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति में सहयोग देना देश प्रेम। अर्थात अपने देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति में सहयोग देना देश प्रेम। इसे ही हम देश प्रेम कहते हैं। देश की सुरक्षा में अपने आप को अर्पित करना देश प्रेम। अर्थात देश की रक्षा के लिए चाहे प्राणों को निछावर कर दें, ये देश सेवा कहलाती है। तो सांप्रदायिक सद्भाव और परस्पर सर्वधर्म समभाव को बनाए रखना देश प्रेम। अर्थात सभी से हमें समानता का व्यवहार रखना चाहिए। न हमें हमारी नज़र में कोई ऊंचा होना चाहिए, नहीं। सभी प्राणी एक है, सभी का धर्म एक है। यही देश प्रेम है। देश को प्रदूषण से मुक्त रखने का दायित्व निभाना भी देश प्रेम है। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण हमारे देश का वातावरण दूषित हो, ये भी एक देश प्रेम है। असामाजिक कृत्यों से दूर रहना, अधार्मिक कार्यों से घृणा करना, ये भी देश प्रेम है। यानी असामाजिक कार्य जो समाज के विरुद्ध ऐसे कार्य करना और अधार्मिक कार्यों से घृणा करना, तो ये भी देश प्रेम है। सार्वजनिक स्थानों पर देश निंदा
तथा नेताओं की आलोचना से बचना भी थी। ये उन्होंने देश प्रेम की कई परिभाषाएं बताई हैं। अब ये कहानी प्रारंभ होती है। बरसात का मौसम था। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जोर से हवा चलने लगी। यानी बरसात का मौसम था, आकाश में बादल छाए हुए थे और बिजली के साथ गर्जना जोर से हो रही थी और हवा भी तेज चल रही थी और बूंदें भी बरसने लगी। ऐसे समय में ही कौशल महाराज की सवारी निकली। जो वहाँ के राजा थे उनकी सवारी निकली, क्योंकि कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। कृषि उत्सव, जो पानी बरस रहा है तो उससे खेती होगी, तो उसके लिए कौशल देश की राजधानी में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। यह सभी किसान प्रसन्न थे, राजा भी प्रसन्न था। इसमें महाराज किसान बनकर जमीन के चुने हुए टुकड़े में हल चलाते और बीज बोते। अर्थात इस महोत्सव का उद्देश्य था कि महाराज एक बढ़िया खेत में जाकर स्वयं हल चलाते थे और तब ये कृषि उत्सव इसे कहा जाता था और सभी लोग इसे मनाते थे। उसमें हल चलाते और बीज बोते। जमीन के मालिक को 4 गुना रकम दे दी जाती थी और खेत राजा खरीदते थे। यानी किसी खेत का चुनाव करते थे, उस चुनाव बढ़िया उसे जोत पकड़ के अच्छी तरह रखते थे, तो उसमें राजा हल चलाते थे और बीज बोते थे और उस खेत के मालिक को खेत की 4 गुना रकम दे दी जाती थी। किसान भी प्रसन्न होता था और फिर वो जमीन राजा की हो जाती थी। उस दिन मधुलिका की जमीन चुनी गई। उस दिन मधुलिका की जमीन चुनी गई थी, इसलिए कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हुए थे। राजा सवारी से उतरे। सुंदर कन्याओं ने मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र पढ़े। तत्पश्चात राजा ने हल चलाना शुरू किया। लोगों ने खीर और फूल बरसाए। अर्थात जब राजा हल चलाने लगा, कौशल के इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। उस साल मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोने थे, इसलिए मधुलिका बीज उठाए राजा के साथ साथ चल रहे थे। अर्थात इस वर्ष मधुलिका के खेतों को चुना गया था और इसी कारण खेत की मालकिन जो मधुलिका थी वो राजा को बीज देती जाती। अर्थात बीज हाथ में लिए राजा के पीछे पीछे चल रही थी। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए। थाल खाली हो गया, इसलिए कौशल नरेश ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाले। यह जमीन की कीमत थी। अर्थात जो उसने जमीन खरीदी थी, जब बीज खत्म हो गए तो राजा ने कुछ सोने के सिक्के उस थाली में डाल दिए। मधुलिका ने प्रणाम करके सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे आपको ऐसे ही देने के लिए तैयार हूं, पर बेचूंगी नहीं। जब राजा के वो बीज समाप्त हो गए तो राजा ने उस खाली थाली में सोने की कीमत कुछ सिक्के डाल दिए जो उस चीज की कीमत थी। लेकिन मधुलिका, जो एक बालिका भी थी, उसने राजा को प्रणाम किया और सिक्के उठाकर राजा के चारों ओर घुमाकर यानी पर निछावर करके बांट दिया और कहा, महाराज, ये मेरे पुरखों की जमीन है। मैं इसे ऐसे ही आपको दे दूंगी, पर बेचूंगी नहीं। अर्थात उस दान देने से मेरे पुरखों का पुरुषार्थ बढ़ेगा। बेचने से क्या होगा, यही कहेंगे कि आप पुरखों की जमीन ये बच्ची बेच के खा गई, इसलिए मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। इतना सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, ना समझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर। मंत्री से बोले, इतने सोने की कीमत तुम्हें मिल रही खेत की,
आज से तुम राजा की सुरक्षा में है, अर्थात आज से तुम राजा की सुरक्षा में, कोई भी तेरे ऊपर आपत्ति आए ये दूर करेंगे। राजा ने पूछा कौन है यह लड़की? मंत्री ने कहा महाराज यह वीर सिंहमित्र की बेटी है। सिंहमित्र जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था, अर्थात वही वीर है जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा बिना कुछ कहे अपने शिविर को लौट आए। जय घोष के साथ उत्सव समाप्त हुआ। अर्थात इतनी बार यहाँ से हुई तो वहाँ सभी लोग थे। जब इतना हुआ तो वहाँ जय जयकार की, राजा की जय जयकार के साथ वो उत्सव समाप्त हुआ और राजा अपने शिविर में लौट गए। हाँ, राजकुमार अरुण ने यह सब देख रहा था। रात भर वह सोया नहीं। अपने घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। घूमते घूमते बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मधुल का हाथ पर सिर रखकर सो रही। अरुण चुपचाप कुछ देर तक उसे देखता रहा। बेचारी बच्ची थी, वहीं एक पेड़ के नीचे, जो बरगद का पुराना पेड़ था, उसी के नीचे अपने हाथों पर सिर रखकर सो रही। ये अरुण वहां पहुंचा और चुपचाप उसे देखता रहा। अचानक कोयल के कूकने से मधुल की नींद टूटी। कोयल ने आवाज की तो उसकी नींद टूट गई। सामने एक अनजान को देखकर वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैंने तुम्हें उत्सव में देखा, तभी से मैं तुम्हारे साहस का कायल हूँ। आपने इतनी साहस किया कि राजा का जो मुद्रा आपको सोने की दी थी उसको निछावर कर दिए और खेत फ्री में दे दिया। मजाक न करो राजकुमार, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा कहकर मधुकर वहाँ से चल दी। राजकुमार भी ऐसी बातें सुनकर चला गया। अर्थात जब उसने मधुकर की तारीफ की तो उसने कहा सुनो, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, और ऐसा कहते वो वहाँ से उठकर चली गई। अपनी जमीन खोकर अब मधुकर दूसरे खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। अब उसकी जमीन रही तो दूसरे खेतों में जाकर मजदूरी करने लगी। रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीते। बताइए, उसने जमीन भी फ्री में दे दी और दूसरे की यहाँ मजदूरी करने लगी। तो सर्दियों की एक रात, मेघों से भरा आकाश, रह रहकर बिजली चमक उठती थी। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार अरुण की कई बातें उसे याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है? मुसाफिर को सरना चाहिए, बाहर से आवाज आई। जब उसने सागर खटखटाई तो ऐसे पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज आई कि मुसाफिर को सरना चाहिए क्योंकि रात हो चुकी है, मैं कहाँ जाऊँगा। दरवाजा खोलते ही बिजली चमकी। मधुर का चिल्ला उठी। राजकुमार अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुककर बोला, मैं बागी हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है, मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका ने हंसकर कहा, राजकुमार तुम्हारा स्वागत है। बारिश के बंद होते ही दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। अरुण संभर कर बोला, मैं नया राज्य स्थापित करूँगा, तुम्हें राजरानी बनाऊँगा। नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी है। जो कहोगे वही करूँगी, मधुलिका ने कहा। तब अरुण ने उसे अपनी योजना बताई। मधुलिका राजा से मिलने उसके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए जो मेरी जमीन खेती के लिए दी गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की जमीन चाहिए। राजा मान गए। किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक मात्र रखते थे। वहाँ से सैनिक किले पर पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिलते ही सैनिक वहाँ से हटा लिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहाँ से वह राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी।
मधुल का दिल उसे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था, उसकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ, नहीं, कभी नहीं। ऐसा सोचकर वह इधर उधर भाग गया। अर्थात पहले तो उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई कि वहाँ की दक्षिणी ली और ये राजकुमार अरुण कुछ सैनिकों की इकट्ठा करके एक सेना बनाई और वो इसी राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे। मधुकर ने अकेले में सोचा कि जिन पुरखों ने इस मगध राज्य की रक्षा की, आज उन्हीं की बेटी उसके साथ मिलकर इस राज्य को छीनना चाहती है, तो उसके हृदय ने उसे अपने आप ही धक्का। तो ऐसा सोचकर वह इधर उधर भागने लगे। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली। जब वो इधर बदहवास थी, अचानक उसने देखा कि इस देश के जो सेनापति हैं वो कुछ सैनिकों के साथ चले आए हैं। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी, डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। यानी उसने इतना बता दिया कि आज किले पर आक्रमण होगा, कुछ डाकू यहाँ लूटने आ रहे हैं, इसलिए आप सावधान हो जाइए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर भागे। हमले की तैयारियां करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना बेकार हो गई। अर्थात उसने अपने प्रेमी को विधवा दिया। उसे देश प्रेम से ज़्यादा अपना प्रेमी नहीं दिखाई दिया। जिस देश का उसने अन्न खाया था, जिसका जल पिया था, उसकी रक्षा के लिए उसने अपने प्रेमी को खो दिया। और असली बात यानी जो अरुण की योजना थी वो सेनापति को बता दी, जिसके कारण सेनापति ने वहाँ अपनी फौज भेजकर उन सभी को बंदी बनवा दिया। अर्थात जो डाकू थे वहाँ पर, तो केवल उसने ये सेनापति को बता दिया था कि आज रात किले पर चढ़ाई होगी और जो डाकू है वो दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे। ये भी किसावदादी सेनापति ढूंढता फिरता, उसे ये भी नहीं पता कि डाकू किस तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अब चारों दिशाओं से कहीं भी आ सकते थे। लेकिन उसने बता दिया कि दक्षिणी नाले की तरफ से आएंगे, जहाँ आपने राजा ने मुझे जमीन दी है, और आप जल्दी कीजिए, नहीं तो वो आक्रमण कर देंगे। तो सैनिक दक्षिण नाले की ओर भागे। सेनापति ने आज्ञा दी कि जाओ दक्षिण की ओर रक्षा करो। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। वहाँ वो अपने सैनिकों को तैयार कर रहा था कि अब जाके हमला करना है और तैयार हो जाओ। तो वो इतना कर ही रहा था, तभी मगध के सैनिक वहाँ पहुँच गए और उन सभी को घेर कर पकड़ लिया। इस तरह उसकी योजना बेकार हुई। जो योजना उसने बनाई थी कि मैं स्वयं राजकुमार बनूंगा और तुम्हें राजरानी बनाऊंगा, तो उस राजरानी का पद छोड़कर उसे देश प्रेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कारण उसने ऐसा किया। अरुण को बंदी बना लिया गया और राजा ने उसे प्राणदंड दिया। यानी जैसे फांसी पर लटका दो, जो हमारे विरोधिकार कर रहा था, हमारे राज्य को छीनना चाहता था। फिर मधुर को बुलाई गई। अर्थात राजा ने फिर पूछा कि जाओ उस लड़की को बुला लाओ। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधुर का मनचाहा पुरस्कार मांग लो, इसलिए कि तुमने हमारे राज्य पर आक्रमण होने से बचा लिया। अर्थात हम लोग असावधान रहते तो वह राजा आक्रमण करने में सफल हो जाता और हम लोग से सब बेकार चली जाती। तो मधुलिका ने कहा, मुझे भी प्राणदंड मिले, कहती हुए बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी। अर्थात उसने स्वीकार कर लिया कि मेरे मन में भी खोट था, मैं इसके साथ मिलकर ऐसा काम करने जा रही थी, इसलिए मुझे भी इसके साथ प्राणदंड दिया जाए, यही मेरा पुरस्कार है। तो देखिए, अभी आपने पुरस्कार कहानी के माध्यम से वो सुना कि देश प्रेम कितनी बड़ी चीज है। उसके लिए उसने स्वयं अपने प्राणों को भी बाजी भी लगा दी।
तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। क्या आपको समझ में आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।